हेलो माई सेल्फ दीपक और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो गैस कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मुकेश झा का कमेंट था कि क्विक रिवीजन करवाया जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो अभी जो हम करेंगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्विक रिवीजन करेंगे। और आप जो है मॉडल पेपर देख रहे हैं 2022 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, आप जब भी प्रिपेयर कीजिए तो इसी मॉडल पेपर से कीजिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम देख के आते हैं ना, तो इस मॉडल पेपर से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जैसा कि यहाँ नंबर 1 एंड 100% श्योर सक्सेस लिखा है ना, ये वाकई में 100% श्योर सक्सेस देता है। तो चलिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप मॉडल पेपर सेट 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे तो उसका वीडियो अपलोड है, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्विक रिवीजन करना स्टार्ट करते ही अवधेश झा का कमेंट है। अगर आप भी कुछ चाहते हैं कोई टॉपिक पे तो आप भी कमेंट कीजिए, आपका भी टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख ही रहे 2018 में पूछा, 21 में पूछा और इस बार ही पूछ सकता है। ये पूछ रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू AS3, AS6, AS9 या AS12। तो पहले आप ये जान लीजिए ना कि AS का क्या मतलब होता है। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो AS3 से संबंधित है। किससे? AS3। चलिए बताइए कि कैश सेल्स है, नकद बिक्री है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि नकद बिक्री है। देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019, 21, 22 इस बार ही पूछेगा ही। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, परिचालन क्रिया से है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय किसे घटाया जाएगा। बताइए, लेनदार में वृद्धि को घटाया जाएगा या लेनदार में, देखिए लेनदारों में वृद्धि या लेनदारों में वृद्धि, इंक्रीज एंड डेबिटर एंड इंक्रीज ऑन इन क्रेडिटर। समझ रहे? दो तरह का, ऐसा सेम मत समझ लीजिएगा। एंड डिक्रीज इन डेबिटर एंड डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसका जो आंसर होगा ना, इंक्रीज इन डेबिटर। समझ गए क्या होगा इसका आंसर? बी होगा, देनदारों में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा। क्या संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा? स्टॉक में वृद्धि को या लेनदार में वृद्धि को या देय विपत्रों में लेनदार में कमी को। तो किसको जोड़ा जाएगा? तो यहाँ जो जोड़ा जाएगा ना, तो लेनदारों में वृद्धि को जोड़ा जाएगा, यानी कि इंक्रीज इन क्रेडिटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है। बताइए किसमें से कौन सा, यहाँ कुछ दिया हुआ है उसमें से आपको बताना है किसमें से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है। तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, अस्थायी संपत्तियों का क्रय, परचेज ऑफ फिक्सेड एसेट्स, ये जो है रोकड़ संपत्ति का क्या नहीं है, रोकड़ का स्रोत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरा कि निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है। किराया है, बिक्री है या व्यय मजदूरी है, वेजेस है। ये पिछले साल पूछा और इस साल भी पूछेगा ही। तो कौन है निम्न से क्रिया को? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी का विक्रय पर हानि क्या है? गैर संचालन व्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल या इन्वेस्टमेंट। देखिए बैंक अधिवित या व्यापारिक विपत्र या ट्रेजरी बिल या विनियोग। तो इसका आंसर क्या होगा? विनियोग, इन्वेस्टमेंट। इसको भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, भी क्वेश्चन रहेगा ही। 2022 में पूछा है तो 22 में भी पूछेगा ही। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे क्विकली रिविजन के साथ। देखिए लेखांकन मानक 3 संशोधित के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय विभिन्न क्रियाओं को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए इसको है ना 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह, और निवेश क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। समझ गए कितने टाइप से? तो 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन है? तो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ से ज्वाइन कीजिए, आपको हर चीज़ का वहाँ पे PDF, एक एक पॉइंट से रिलेटेड आपको PDF मिलता रहेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं, संचालन संबंधी क्रियाओं से क्या समझते हैं।
बताइए कि व्हाट इज मीन्ट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, समझिए यहाँ कि संचालन संबंधी क्रियाओं से उन क्रियाओं से है जो कि व्यवसाय की मुख्य आय उत्पन्न करने वाली क्रियाएं हो। समझे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या हो, जो मुख्य हो, जिससे आय उत्पन्न हो, जिससे पैसा का अर्निंग सोर्स हो, जो इनकम का सोर्स हो, वो सब क्रिया आती है। चलिए ये इस क्वेश्चन को तो आप स्टार ही कर लीजिए कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के क्या उद्देश्य हैं। हर चीज़ का पर्पस होता है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ टारगेट होता है, उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य के पर्पस से हम करते हैं। तो ये पूछा है रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के क्या उद्देश्य हैं। तो बताइए कि विभिन्न क्रियाकलापों से रोकड़ के स्रोत तथा उपयोग के विषय में सूचना प्राप्त करना। समझ रहे हैं, रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना। हम यही सब वजह से हम रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते। मेरा रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का पर्पस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ के स्रोत के 2 उदाहरण दें। किससे, तो संचालन संबंधी क्रियाओं से। तो कौन है, माल की नकद बिक्री, देनदारों से प्राप्ति है, ये 2 है। चलिए आगे देखिए कि संचालन संबंधी क्रियाओं के 2 उदाहरण दे। बताइए कि इसका क्या उदाहरण होना चाहिए। तो इसका 2 उदाहरण ये है कि माल का नकद क्रय एवं किराए का भुगतान, ये दोनों है संचालन संबंधी से हैं। चलिए आगे देखिए कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने की 2 विधियां कौन सी है। यहाँ विधियां पूछ रहे, अगर आपको पता है तो विधियां बता दीजिए, विधियां कौन कौन सी है। तो प्रत्यक्ष विधियां और अप्रत्यक्ष विधियां हैं जो संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने की विधियां हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कि विनियोग संबंधित क्रियाओं से क्या आशय है। बताइए कि इसका क्या आशय। देखिए विनियोग संबंधित क्रियाओं से ना उन क्रियाकलापों से है जो क्या है, जो संस्था की दीर्घकालीन संपत्तियों के क्रय विक्रय से रोकड़ प्रवाह को उत्पन्न करते हैं। समझे बात को, एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि विनियोग संबंधी क्रियाएं से आशय उन क्रियाकलापों से है जो संस्था की दीर्घकालीन संपत्तियों के क्रय विक्रय से रोकड़ प्रवाह को उत्पन्न करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ अंतर्वाह के 2 उदाहरण दे। यहाँ उदाहरण मांग रहा है तो कौन है, किसका उदाहरण मांग रहा है, तो अंतर्वाह। चलिए इनफ्लो का, न कि आउटफ्लो का। तो देखिए अस्थायी संपत्ति की विक्रय से रोकड़ की प्राप्ति, ये भी अंतर्वाह है। दीर्घकालीन विनियोग के विक्रय से रोकड़ प्राप्ति, ये भी अंतर्वाह है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि विनियोग संबंधी क्रियाओं के उदाहरण के 2 उदाहरण दे। विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह बहिर्वाह को आउटफ्लो के 2 उदाहरण दीजिए। तो कौन कौन है, मशीन का नकद क्रय एवं उपस्कर का नकद क्रय, ये सब जो है ना विनियोग संबंधी क्रियाओं के बहिर्वाह को क्या है, यानी आउटफ्लो के 2 उदाहरण हैं। चलिए आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर क्या है 16 में कि वित्त संबंधी क्रियाओं से क्या आशय। व्हाट इज मीन्ट बाय फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जिन क्रियाकलापों से संस्था की पूंजी और ऋणों में परिवर्तन आता है उसे वित्त संबंधी क्रिया कहते हैं। किसको, जिसमें संस्था और जिन क्रियाकलाप संस्था की पूंजी और ऋण में परिवर्तन आता है उसे हम वित्त संबंधी क्रिया कहते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कहते हैं। चलिए समझे। चलिए आगे देखिए कि रोकड़ प्रवाह विवरण किस लेखांकन प्रमाण से शासित होते हैं। क्या होगा, शासित होते हैं, क्या है। देखिए लेखांकन प्रमाण 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार। चलिए आगे देखिए कि आगे क्वेश्चन में मेरा क्या है कि वित्त संबंधी क्रिया से रोकड़ बहिर्वाह के 2 उदाहरण दे। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम देख चुके, इसको रिपीट कर दिया गया है। तो कौन है, दीर्घकालीन ऋण की वापसी एवं ऋण पत्रों का शोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सॉल्व करने टाइम देखिए एक निर्यात कंपनी, देखिए इसमें कीजिएगा तो काफ़ी टाइम एक्सपेंस होगा, तो वैसे आपको बता दूँ क्या होगा। देखिए एक निर्यात कंपनी ने वस्त्रों की पैकिंग के लिए
कितना है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख की मशीन का क्रय किया। कारण सहित बताइए कि मशीनरी क्रय से हुआ रोकड़ प्रवाह संचालन क्रियाकलाप अथवा निवेश क्रियाकलाप वित्तीय क्रियाकलाप से हुआ रोकड़ प्रवाह। देखिए ये इतना लंबा, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में रह ही नहीं सकता है। आपके बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन रहेगा ना जिसको हम 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं, ना कि 5 लाइन वाला क्वेश्चन कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं रहता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाला आपको कॉपी बचाना रहता है, पेज बचाना रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन देना रहता है। तो देख लीजिए इसका आंसर वैसे मशीनी का क्रय निवेशी क्रियाकलाप है, क्योंकि मशीनरी क्रय व्यवसाय में उपयोग के लिए हुआ, ना कि विक्रय के लिए। समझ गए? चलिए, रोकड़ प्रवाह विवरण में आप बैंक अधिविकर्ष को किस प्रकार लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है ना बैंक ओवरड्राफ्ट को किस प्रकार तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे। इसे रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में लिखा जाएगा। चलिए आगे देखिए कि रोकड़ प्रवाह विवरण में आप ख्याति के लिए क्रय को किस प्रकार दिखाएंगे? बताइए किस प्रकार दिखाएंगे? तो इसे निवेशी क्रियाकलापों से रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत भुगतान के रूप में लिखा जाएगा। किसके रूप में? तो भुगतान के रूप में लिखा जाएगा। आगे देखिए कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय आप ऋण पत्रों पर ब्याज का लेखा किस प्रकार करेंगे? तो देखिए हम किस प्रकार लेखा करेंगे। संचालन क्रिया में शुद्ध लाभ में जोड़ा जाएगा, वित्तीय क्रिया में से भुगतान के रूप में लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय किसी वित्तीय कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश को आप किस क्रियाकलाप के अंतर्गत रखेंगे? तो वित्तीय क्रियाकलाप किसके अंतर्गत? तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते के समय किस निर्माणक कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश को आप किस प्रकार क्रियाकलाप में रखेंगे? तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर, यानी कि वित्तीय क्रियाकलाप के। देखिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय एक निवेश कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज को आप किस क्रियाकलाप के अंतर्गत रखेंगे? तो किसके अंतर्गत? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत रखेंगे, संचालन क्रियाकलाप। चलिए 26 है कि गैर रोकड़ मदों को ध्यान में रखना रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमा क्यों है? देखिए व्यवसाय के अनेक महत्वपूर्ण लेनदार ऐसे होते हैं जिनमें रोकड़ का प्रवाह नहीं होता है, जैसे भवन के क्रय के बदले अंशों में निर्गमित करना, तो इस कंडीशन में नहीं हो रहा है। और आगे देखिए क्या कहते हैं कि इसमें रोकड़ का प्रवाह न होने के कारण रोकड़ प्रवाह विवरण में शामिल नहीं किया जाता है। कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? प्रवाह। आप बताइए कि नदी में जो जल है वो किस कंडीशन में है? तो फ्लो के किस कंडीशन में? तो फ्लो के कंडीशन में। चलिए आगे बताइए कि क्या एक वित्त कंपनी द्वारा ऋण पत्रों को समता अंश में किया गया परिवर्तन रोकड़ का अंतर्वाह होगा या बाह्यवार होगा या कोई नहीं होगा? तो क्या अगर रोकड़ प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि रोकड़ का प्रवाह नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखिए कि 28 में क्या है कि बताइए कि क्या लेनदार को रोकड़ का अंतर्वाह का बहिर्वाह का कोई प्रभाव नहीं होता है। रोकड़ का बहिर्वाह क्या होगा? कैश आउटफ्लो इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि बताइए कि बैंक में जमा किया गया रोकड़ का अंतर्वाह होगा या बहिर्वाह होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा? तो क्या होगा? या कोई प्रभाव नहीं होगा। यही जानते थे कि यही लिखेंगे ही। क्या होगा? रोकड़ का कोई प्रभाव नहीं होगा। चलिए आगे देखिए कि 30 में क्या है कि बताइए कि बैंक से निकाली गई राशि रोकड़ अंतर्वाह होगा या बहिर्वाह होगा या कोई प्रवाह नहीं? तो क्या होगा? कोई प्रवाह नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय समता अंशों और प्रीमियम पर निर्गमन को किस क्रिया में वर्गीकृत करेंगे? तो वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत हम वर्गीकृत करेंगे। चलिए बताइए कि रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन रहेगा, ना कि 1-2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। तो जल्दी बताइए कि रोकड़ प्रवाह विवरण से आप क्या समझते हैं, या रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, रोकड़ प्रवाह विवरण कैसे बनाया जाता है,
ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कि रोकर प्रवाह विवरण, रोकर प्रवाह से क्या आशय है। तो रोकर प्रवाह से आशय ऐसे रोकर और ऐसे देखिए रोकर प्रवाह और आशय, रोकर और प्रवाह रोकर समतुल्य के स्रोत। देखिए रोकर प्रवाह से आशय रोकर और रोकर समतुल्य के स्रोत से जो उपयोग में नहीं है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहीं कुछ दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि रोकर समतुल्य से आप क्या समझते। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रोकर समतुल्य का क्या मतलब है। तो रोकर समतुल्य का मतलब है ना कि वह अल्पकालीन विनियोग, यानी शॉर्ट टर्म बोलिए ना, वह अल्पकालीन विनियोग जिन्हें शीघ्रता से रोकर में परिवर्तित किया जा सकता है, रोकर समतुल्य कहलाता है। इनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम लगभग शून्य होता है। उदाहरण के हाथ में रोकर, बैंक में रोकर, ट्रेजरी में रोकर, या अलग अलग काल्पनिक। उसके बाद आगे देखिए कि 34 में है लेखांकन मानक 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार प्रस्तावित लाभांश। चलिए आगे देखिए कि क्या है, ये समझ गए। आगे देखिए क्या है कि लेखांकन मानक 4 के संतुलन में प्रभावित लाभांश को रोकर किस्मत लेखांकन मानक 4 वर्ष के अंदर प्रस्तावित। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 35 है कि 35 में क्या है वो हम पहले देखेंगे। रोकर प्रवाह विवरण क्यों तैयार किया जाता है, वाई इन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड मीनिंग। चलिए बताइए क्यों तैयार किया जाता है। अगर पढ़े होंगे तो आराम से बता दीजिएगा। देखिए वर्ष के दौरान इतना कहानी हुआ, ये सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बता बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट कीजिए। चलिए आगे देखिए कि आगे क्या होगा कि उत्तर रोकर प्रवाह विवरण है की उपयोगिता या महत्व को बताइए। तो रोकर प्रवाह विवरण की उपयोगिता महत्व, उपयोग निम्नलिखित है। लाख उपयोग लिख दीजिए रोकर में स्थिति में, दैनिक रोकर पर रोकर, यानी कि जितना तारीफ लगा दीजिए ना ये सब कम है। चलिए आगे देखिए कि आगे क्या है। लाभांश संबंधित निर्णय लेने में सहायक है, हेल्पफुल फॉर डिविजनल एंड डिसीजन। तो क्या होगा इसका आंसर। अगर पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे आपको पहले ही बता दिए कि इसका जब भी क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा रहे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या है कि रोकर में हुए परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करता है। आशा है रोकर कैसे रोकर तुल्य के स्थान से है। जाहिर है कि रोकर प्रवाह का वितरण को शामिल किया जाता है और रोकर प्रवाह नहीं होता गया। चलिए आगे देखिए कि आगे क्या है मेरा। रोकर प्रवाह विवरण, रोकर प्रवाह विवरण का उद्देश्य यहाँ देख लीजिए कि रोकर प्रवाह जो बनाने का ना क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या पर्पस है। तो यहाँ देखिए कि रोकर प्रवाह विवरण के उद्देश्य निम्नलिखित है, ऐसे लिखिएगा। रोकर प्रवाह विवरण बनाने का समय मूल उद्देश्य रोकर की जानकारी प्राप्त करना, रोकर के स्रोतों तथा प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करना एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दो चिट्ठों की स्थिति के बीच रोकर एवं रोकर समतुल्य को ज्ञात करना, विभिन्न निवेश संबंधित परियोजना में रोकर की आवश्यकता है। उसके बाद आगे देखिए कि आगे क्या है। देखिए रोकर प्रवाह विवरण के उद्देश्य से पूछ रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रहेगा कि बताइए कि रोकर प्रवाह के 4 उद्देश्य, 4 पर्पस बताइए कि क्या क्या पर्पस है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे 4-5 पर्पस लिख दीजिए। अगर आपसे 2 नंबर में रहे तो सिर्फ 1 से 2 पॉइंट का पर्पस लिख के बंद कर दीजिए। तो देखिए पहला पर्पस तो हम इसके लिए बनाते हैं ना कि मेरा बैलेंस रोकर कैश बुक का कैश के बारे में स्टेटमेंट हमको पता चल सके, इसलिए बनाते हैं। दूसरा है कि 2 चिट्ठों की तिथियों के बीच रोकर एवं रोकर का परिवर्तन को ज्ञात किया जाए, इसके लिए करते हैं। आगे देखिए कि मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि विभिन्न निवेश संबंधित परियोजना में रोकर की आवश्यकता का डैश निर्धारण करती है। तो कंपनी की विशेषता, स्थिति के कुशल प्रबंध में सहायता प्रदान करना, ये सभी क्या है, ये सब टॉपिक है, ये सब
पॉइंट है। चलिए आगे देखिए कि क्या है। कंप्लीट हो गया ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और भी अगर किसी चीज़ का चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा।